हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन का। आज हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिकंस्ट्रक्ट करके। जो है, मैंने ये एक सवाल लिखा है और उसमें हम समझेंगे कि किस तरह एक सवाल को हम डिकंस्ट्रक्ट करें, उसको कैसे लिखें। तो अक्सर हमें जो है वो टॉपिक तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि लिखना कैसे है पेपर में। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसको हम जो है देखेंगे कि किस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन एक पास पेपर में से है। राइट इन डिटेल अबाउट रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ सच थ्योरीज इन द डेवलपमेंट ऑफ आईआर। अब इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले है रियलिज्म और दूसरा है आइडियलिज्म। इन दोनों को डिटेल में लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों को डिटेल में लिखने के बाद इनके साथ साथ जो है हमें एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों थ्योरीज का रोल क्या है आईआर की डेवलपमेंट में। तो ये अब जो दूसरा जो पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सच थ्योरीज, ये हमें उसमें ही इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। मतलब रियलिज्म और आइडियलिज्म के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो तरीका अपनाया है वो यही है कि बेहतर यही है कि हम रियलिज्म को पहले डिफाइन करें अच्छी तरह से। उसके बाद उसके अंदर ही जो है हमने अलग से हेडिंग बना के उसमें बताना है कि रियलिज्म का रोल क्या है डेवलपमेंट ऑफ आईआर में। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम होता है इंट्रो। अब इंट्रो, ये मैंने सिंपल इंट्रो लिखा है, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं, ये सिंपल इंट्रो है, ये एक पूरे पेज पे आ गया। क्योंकि सवाल की नेचर इस तरह थी, तो ये पूरे पेज पे आ गया है। ठीक है। तो आप जो है वो इसमें थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पेज जो है थोड़ा छोटा होता है, इस वजह से ये पूरे पेज पे आ गया है। ठीक है। इसमें लाइंस कम है, पेपर में जो है ना लाइंस ज़्यादा होती हैं, वो बड़े पेज होते हैं, तो वहाँ पे ये इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करनी थी, वो है कोटेशन। तो जैसे ही आप अगर कोई भी सवाल लिख रहे हैं, तो पहले अगर आपके जहन में कोई भी कोटेशन आ जाती है ना, तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आपने उसकी कोटेशन आपने लिख लेनी है। ठीक है। तो इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक चार्ट बना लेना है। ठीक है। इस तरह का एक चार्ट बना लें। अब ये चार्ट जो है आपके पूरे सवाल को जो है ना वो यूँ समझे कि आपके पूरे सवाल को ज़ाहिर कर रहा है कि आपने किस तरह अटेम्प्ट किया हुआ है, या आपकी कितनी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। वो सारी चीज़ें ऐसी जो है ना चार्ट में अगर वो देख लेगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। तो ये देखें, रियलिज्म और आइडियलिज्म, इन दोनों को जो है हमने डिफ़ाइन किया है। उसके बाद हम देखें तो अब सबसे जो पहला काम ये है कि हमारे पास जो भी कीवर्ड्स सवाल में है ना, वो हमें वही यूज़ करने हैं। अब उसने कहा है कि डिटेल, राइट इन डिटेल, तो हमें डिटेल वर्ड ही यूज़ करना है। ठीक है। हमें एक्सप्लेन नहीं लिखना, जैसे ही उसने कहा है डिटेल, तो डिटेल ही लिखना है। ठीक है। अ डिटेल अकाउंट ऑफ रियलिज्म। ठीक है। सिंपल, उसका थोड़ा सा आपने जो है वो ये लिख लेना है कुछ लाइंस। उसके बाद आपने उसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो देनी है। ठीक है। अब ये टू हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग हो गई 2.1। 2.1 में आपने कहना है कि कोर अजम्पशंस या कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं रियलिज्म के, वो कौन कौन से हैं। अब जो मेन थीम है रियलिज्म का, वो आपने लिख लेना है। ठीक है। क्या है उसमें कि स्टेट जो है वो सेल्फिश होती है। रियलिस्ट जो थिंकर है वो समझते हैं कि इंसान की जो नेचर है ना, वो सेल्फिश है। तो स्टेट को भी इंसान ही चलाते हैं, तो फिर स्टेट की नेचर भी उसी तरह सेल्फिश होती है। स्टेट सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है, अपने इंटरेस्ट को सर्व करती है, और दूसरे स्टेट्स के इंटरेस्ट को नहीं देखती, सिर्फ अपने इंटरेस्ट का ही भला सोचती है। तो एक ये पॉइंट हो गई। दूसरा ये है कि स्टेट जो है ना, रियलिस्ट का मानना है कि स्टेट यूनिटरी एक्टर है एक एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में। तो रियासत ही जो है ना वो वही यूनिटरी एक्टर है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि वॉर और कंपटीशन जो है ना, वो हमेशा से स्टेट की नीड रही है, क्योंकि स्टेट को अपनी सर्वाइवल के लिए जंग लड़नी पड़ती है। स्टेट को हमेशा अपने आप को मिलिटरीली इक्विप करना पड़ेगा, ताकि कोई दूसरा मुल्क उस पर आके अटैक ना करे। तो हमेशा से वॉर जो है वो, अगर एंशंट हिस्ट्री से देखें, तब से वॉर्स जो है वो चलती आ रही हैं। वो सिर्फ इस वजह से, रियलिस्ट कहते हैं कि इस वजह से, क्योंकि
स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए मिलिटरी इक्विप होते हैं, मिलिट्री बिल्डअप करते हैं, अपना जो रियल पावर है वो इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद कहता है कि पावर मैक्सिमाइजेशन जो है ना वो ही एंड गोल होता है। ठीक है, तो जो रियलिस्ट का यही मानना है कि जो गोल है ना, एंड गोल, ठीक है, अल्टीमेट गोल स्टेट का यही है कि पावर को मैक्सिमाइज करो, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना जो है अमन होगा, उतना ख़तरा दूसरे मुल्कों से कम होगा। ठीक है, अगर आपके पास पावर कम है तो फिर अगले दूसरे मुल्क आप पे अटैक कर सकते हैं। तो ये मेन थीम हो गई। इसके साथ और भी पॉइंट्स हैं लेकिन हमने इनको जो है वो आगे हमने यूज़ करना है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने कोटेशन लगा दी है, थोड़ा अगर कोई कोटेशन आपको इससे रेलेवेंट नज़र आ रही है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब ये रियलिस्ट के एक थिंकर है चाणक्य, इंडियन एंशिएंट इंडियन एक रियलिस्ट थिंकर था। उसने कहा था कि स्टेट मस्ट हैव टू बी कॉशियस अबाउट द इंटेंशन ऑफ इट्स नेबर। ठीक है, अपने जो जो भी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे बच के रहना चाहिए, उन पे उसको नज़र रखनी चाहिए ताकि उससे ज़्यादा उन मुल्कों से ज़्यादा ख़तरा होता है। अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी पे ही चलती है। इसी वजह से इंडिया ने अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन सब के साथ फटा किया हुआ है। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, हमेशा से जो है इनसे लड़ता रहता है। उसके बाद है कि अब दूसरी हेडिंग आ गई इसकी, सब हेडिंग, वो है कि मेजर प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं अब रियलिज्म के, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस करना है ना, तो डिटेल में हमने उसके प्रोपोनेंट्स भी बताने हैं, उसके क्रिटिक्स भी बताने हैं, और उसके जो टाइप्स हैं रियलिज्म के वो भी बताने हैं। ठीक है, तो मेजर प्रोपोनेंट्स, अब मेजर प्रोपोनेंट्स कौन कौन से, उनकी मैंने सिंपल सी उनकी जो है वो बुक और उनकी जो मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है रियलिज्म के हिसाब से वो भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की है। ठीक है, तो इसको आप अलग से अब डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज नाम लिख के उस जो भी प्रोपोनेंट है, जो भी जो रियलिज्म को सपोर्ट करता है, जो भी जिसने रियलिज्म की थ्योरी दी है उसका नाम लिखें, फिर उसकी जो भी अजम्पशंस थी या जो भी उसका आइडिया था वो आप लिख लें। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है, या फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं आप। अब ये सिंपल देखें, थुसीडाइड्स एक एंशिएंट यूँ समझे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियन वॉर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियन वॉर में उसने डिफाइन किया था कि एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग हुई थी। उस जंग को उसने डिफाइन किया था कि किस तरह एक राइजिंग पावर और एक एस्टेब्लिश पावर के दरमियान जंग होती है। तो राइजिंग पावर जो है जो एस्टेब्लिश पावर है उसको हमेशा से राइजिंग पावर से ख़तरा होता है। तो इस तरह से वो जंग में चले जाते हैं दोनों मुल्क। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने एक किताब लिखी थी द किंग, ठीक है, द प्रिंस, सॉरी, द प्रिंस किताब लिखी थी। उसमें उसने अपनी रियलिस्ट आइडियोलॉजी डिफाइन की थी कि इस रियासत को किस तरह अपने मकासद हासिल करने के लिए कितना हार्डलाइनर बनना पड़ता है। ठीक है, स्टेट मस्ट डील विथ आयरन ग्लव्स एंड आयरन हैंड्स विथ एंड वेलवेट ग्लव्स। तो इस तरह से जो है रियासत को दिखने में नरम दिल होना चाहिए लेकिन उसको हार्डलाइनर होना चाहिए, सख्त होना चाहिए रियासत को, तभी रियासत चल सकती है। तो मैकियावेली की ये सोच थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थॉमस होब्स। होब्स जो है उसने लेवियाथन किताब लिखी थी। इसकी एक मशहूर एक कोटेशन है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है, दूसरा हमारे पास है हैंस मोर्गेंथो। मोर्गेंथो ने किताब लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये भी एक इसने कुछ 6 प्रिंसिपल्स बताए थे पॉलिटिकल रियलिज्म के। उन इसके जो प्रिंसिपल्स बड़े मशहूर हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चाणक्य, या इसको कौटिल्य भी कहते हैं। ये इंडियन राइटर था, इंडियन एक एंशिएंट इंडियन राइटर था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने अर्थशास्त्र एक किताब लिखी थी जिसमें उसने बताया था यही यही आइडियोलॉजी दी थी कि अब रियासत को अगर सर्वाइव करना है तो अपने जो पड़ोसी हैं उस पे नज़र रखनी पड़ेगी, उस पे जो है वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी जो सब हेडिंग है वो है पीस मॉडल ऑफ रियलिज्म। हर थ्योरी अपना एक पीस मॉडल देती है कि किस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम इंटरनेशनल लेवल पे हम पीस अचीव कर सकते हैं।
तो रियलिज्म जो है वो हमें बताती है कि बैलेंस ऑफ पावर अगर होगा ना, दो बड़ी ताकतों के दरमियान अगर या फिर सभी ताकतों के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा ना, तो फिर हमारे पास जंग नहीं होगी, क्योंकि सारे एक मुल्क यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट से डरेगी कि कहीं उसके पास ज़्यादा ताकत ना हो, ठीक है। तो इस वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट की है, वो है यूएस और यूएसएसआर के दरमियान जो कोल्ड वॉर हुई थी, उसमें एक भी कॉन्फ्लिक्ट या एक भी बैटल जो है वो उनके अपनी सरजमीन पे नहीं लड़ी गई। दूसरे मुल्कों के थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जाती थी, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं हो सकी, क्योंकि ये दोनों मुल्क इतने पावरफुल थे, दोनों की जो पावर थी वो बिल्कुल बैलेंस थी, ठीक है। अब यूएस के पास भी वॉरेट्स थे, न्यूक्लियर वेपन था, यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन था। यूएस भी जो है वो स्पेस में जा चुका था, और यूएसएसआर भी स्पेस, मतलब आर्म्स रेस उनकी चल रही थी, स्पेस रेस चल रही थी, मतलब दोनों मुल्क जो है वो अपनी मोस्ट ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ द फ्रंट पे अपना बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया हुआ था। इस वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकी। तो रियलिस्ट का यही मानना है कि इस वजह से जंग नहीं होती, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर अगर मेंटेन हो। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ हेडिंग है हमारे पास, वो है रियलिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं। रियलिज्म की दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक है क्लासिकल रियलिज्म और दूसरी है नियो रियलिज्म। इनमें बेसिकली फ़र्क ये है कि क्लासिकल रियलिज्म जो है वो 1960s से पहले पहले जो हमारे पास राइज थी वो थी क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस करती है, स्टेट के बिहेवियर पे जो है ना बेस करती है, ठीक है। बिहेवियर को जज करके फिर वो अपनी थ्योरी प्रेजेंट की उन्होंने। लेकिन जो नियो रियलिज्म है ना, वो है साइंटिफिक अप्रोच पे, साइंटिफिक टूल को इस्तेमाल करते हुए स्टेट के जो बिहेवियर्स हैं उसको समझते हैं, ठीक है। और क्लासिकल रियलिज्म में कहते हैं कि स्टेट जो है वो यूनिटरी एक्टर है, लेकिन नियो रियलिज्म वाले कहते हैं कि स्टेट यूनिटरी एक्टर नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा है, तो वो रन करता है स्टेट के बिहेवियर को, ठीक है। स्टेट खुद कुछ नहीं करती, जैसा इंटरनेशनल सिस्टम होगा वैसे ही स्टेट बिहेव करेगी। तो सिस्टम बाइपोलर होता है तो फिर स्टेट उसी तरह से बिहेव करती हैं, सिस्टम अगर यूनिपोलर होता है तो फिर उस तरह से बिहेव करती हैं, और अगर सिस्टम मल्टीपोलर होगा तो फिर उस तरह से बिहेव करेंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इनके एग्जांपल्स पे नहीं जा रहे। उसके बाद देखें कि जो क्रिटिक्स हैं रियलिज्म के वो कौन कौन से हैं। वो है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, अगर वो रियलिस्ट कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर होगा तो पीस मेंटेन हो जाएगा, लेकिन उसके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर टेम्पररी चीज़ है, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती, ठीक है। जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म होगा तो एक मुल्क दूसरे मुल्क पे एग्रेशन दिखाएगी और यूं ही जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसकी मिसाल जो है वो हम देखते हैं जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई, उसके बाद मुल्क जो है वो अपनी मिलिट्री को दोबारा जो है ना वो बिल्डअप करने लगे, तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो गया, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स थे। तो एक जर्मनी को गुस्सा आया, जर्मनी ने एग्रेशन दिखाई, तो पूरे मुल्क में दोबारा पूरे दुनिया में दोबारा से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई। तो यूं ही जो है वो बैलेंस ऑफ पावर हमेशा से नहीं रहता, बैलेंस ऑफ पावर हमेशा पीस मेंटेन नहीं कर सकता। तो उसके बाद कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ना सेल्फिश, सिर्फ सेल्फिश नहीं है, ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव भी है। ह्यूमंस जो हैं वो हमदर्द भी होते हैं, दूसरे का दुख दर्द भी समझते हैं। तो स्टेट भी जो है इसी तरह सेल्फिश नहीं होती, स्टेट दूसरे का भी भला चाहती हैं। इसकी मिसाल ये है कि अगर किसी मुल्क में कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो स्टेट्स सारी स्टेट्स मिलके उसमें उसको इमदाद देती हैं, उसकी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर करता है कि स्टेट्स जो है वो सिर्फ अपना भला नहीं सोचती, दूसरे का भी भला सोचती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो रियलिस्ट पैराडाइम है ना,
वो बेस करता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे, लेकिन इसमें जो है वो साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ठीक है। मतलब यूँ है कि जो इन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की है वो सिंपल इन्होंने जो है ना बस एक अपना जो भी इवेंट्स हुए हैं पास्ट में उनको उन्होंने देख के फिर उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट कर दी है। लेकिन जो जो लिबरलिस्ट हैं वो कहते हैं कि साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है ना इनका रियलिस्ट का, वो है पावर मैक्सिमाइजेशन। ये एक वैग है, मतलब ये पावर कितना मैक्सिमाइज करेंगे ये डिफाइंड ही नहीं है। पावर कितना एक स्टेट जो है अपना मैक्सिमाइज करे ताकि वो समझे कि वो एक सिक्योर हो गई है, अब वो पावरफुल है। तो पावर मैक्सिमम पावर जो है वो उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो ये एक वैग टर्म है। तो पावर मैक्सिमाइजेशन उसकी एंड गोल नहीं हो सकती। तो इनका जो क्रिटिक्स होते हैं वो ज़्यादातर इसके रियलिस्ट लिबरलिस्ट हैं। वो लिबरलिस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट वो मेन गोल होना चाहिए स्टेट का, ना कि स्टेट को एम्पावर करना। उसके बाद जो रोल है रियलिज्म का आईआर में डेवलपमेंट के, अब ये जो पार्ट है ना मैंने इसको अलग से हेडिंग दी है। क्यों? क्योंकि ये उसने पेपर में अलग से पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अलग से स्टैंड आउट किया है ताकि इसको ज़्यादा जो है ना फोकस मिल सके, ठीक है। तो आईआर में इसकी आईआर की डेवलपमेंट में रियलिज्म का क्या किरदार है? सबसे पहला किरदार ये है कि इसने जो है ना दूसरे मुल्कों की यानी कि मुल्कों की जो स्ट्रेटेजिक या फिर वॉर पॉलिसीज़ या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो बनती हैं उसको समझने में हमारी मदद करती है रियलिज्म, ठीक है। और उनके जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई मुल्क अगर कोई एग्रेसिव मुल्क है तो वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, ठीक है। तो रियलिस्ट हमें ये डिफाइन करके देता है। उसके बाद जो है बैलेंस ऑफ पावर को इसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया है कि बैलेंस ऑफ पावर कैसे ज़रूरी है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में पीस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो रियलिज्म की जो थ्योरी है इसने बहुत सारे मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसको बनाने में बहुत हेल्प की है। मतलब काफ़ी मुल्क ऐसे होते हैं जो रियलिज्म की थ्योरी को सामने रख के फिर अपनी स्टेट पॉलिसी जो है यानी कि फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। और ये एक परसिस्टेंट एक स्टेट की पॉलिसी हमेशा से रही है। रियलिज्म ज़्यादातर जो है ना मुल्कों की पॉलिसी रही है, ठीक है। लिबरल आइडियलिस्ट जो थी वो कुछ अरसे के लिए मतलब मुल्कों की जो है ना पॉलिसी रही, लेकिन जो रियलिज्म है वो ज़्यादा जो है ना मुल्क ऑप्ट करते हैं इसको जो है वो इसके थ्रू जो है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये हमारा हुआ कंप्लीट। एक दूसरा पार्ट हो गया आइडियलिज्म का। अब आइडियलिस्ट जो है आइडियलिज्म जो फ्लोरिश हुई थी वो इंटर वॉर पीरियड के दरमियान, इंटर वॉर पीरियड कहते हैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान जो पीरियड था उसको। तो इंटर वॉर पीरियड के दरमियान आइडियलिज्म फ्लोरिश हुई थी, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई तो मुल्कों ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है अब लड़ेंगे नहीं, कोऑपरेशन करेंगे, मिलिट्री बिल्डअप ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये एक मफरूज़े थे क्योंकि जिस मुल्क ने ये लीड किया था इसको लीग ऑफ नेशन बनाने को, उसने खुद ही ज्वाइन नहीं किया था, वो था अमेरिका। अच्छा, उसके बाद कोर जो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आइडियलिज्म के, वो ये हैं कि आइडियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सिर्फ सेल्फिश नहीं होती, ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव भी होती है। तो वो अब ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव है तो स्टेट भी इसी तरह कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि स्टेट को भी ह्यूमन ही रन करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना वो एंड गोल है। अब रियलिस्ट कह रहे थे कि जो एंड गोल है वो हमारे पास सिक्योरिटी या पावर मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना वो असल चीज़ है, क्योंकि रियासत इंसान के लिए बनी है, इंसान रियासत के लिए नहीं बना हुआ। रियासत को इंसान को खुश करना चाहिए, ना कि इंसान रियासत को जो है ना वो पावरफुल बनाए, ठीक है। तो ये इनके क्रिटिक्स भी हैं और ये इन्होंने अपनी थ्योरी प्रोड्यूस की कि भाई
ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। ह्यूमन अगर मजबूत होंगे तभी रियासत मजबूत होगी, इंसान मजबूत होंगे तभी जो है ना रियासत मजबूत होगी। अब और दूसरा डेमोक्रेटिक पीस, इसका मतलब ये है कि अगर डेमोक्रेसी होगी मुल्कों के दरमियान मुल्कों में, तो फिर वो मुल्क आपस में नहीं लड़ेंगे, तो उनमें पीस क्रिएट हो जाएगा। कोऑपरेशन होगी और इंटरडिपेंडेंस होगी, तो वो मुल्क जो है कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट किया गया आइडियलिज्म में, ठीक है। तो मुल्क आपस में कोऑपरेट करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, कल्चरल कोऑपरेशन हो, ठीक है, डिफरेंट फ्रंट्स पे जो है वो कोऑपरेशन होगी, तब जाके मुल्क जो है वो इंटरडिपेंड करेंगे एक दूसरे पे, तो फिर वो लड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। वॉर जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये वॉर लास्ट रिजॉर्ट इसीलिए क्योंकि कोई ऐसा मुल्क है जो रोग है, ठीक है, अब वो किसी की नहीं सुन रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो जो है ना आपने दूसरे जो हरबे हैं वो अपनाने हैं, ब्लॉकेड करना है, सैंक्शंस लगानी है, सब कुछ करना है। उसके बावजूद भी वो दुनिया के पीस को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस तरह इसराइल है, ठीक है। दुनिया के पीस को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है कोई मुल्क, तो फिर आपने उस मुल्क को कंट्रोल करने के लिए आपने उस पे क्या करना है, उसमें फिर आपने मिलिटरीली इन्वेड करना है या फिर वॉर जो है वो डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो ये इनकी आखिरी जो है ना हल है, ठीक है। उसके बाद मेजर प्रोपोनेंट्स दो हैं, एक है वुडरो विल्सन जिसने लीग ऑफ नेशन बनाई और खुद उसमें आया ही नहीं, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट था ये जिसने लीग ऑफ नेशन बनाई थी, ठीक है। उसके बाद इमैनुअल कांत है। अब इसका पीस मॉडल क्या है? पीस मॉडल ये है कि एक है डेमोक्रेटिक पीस, यानी कि मुल्कों के दरमियान अगर डेमोक्रेसी होगी तो फिर डेमोक्रेटिक मुल्क जो होंगे वो जंग नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक मुल्क को वॉर डिक्लेयर करने के लिए अपने जो भी उसके वॉर डिक्लेयर करने के लिए अपने पार्लियामेंट से या अपने लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो और पब्लिक बैकलैश भी आ सकता है अगर वो वॉर डिक्लेयर कर भी ले तो, ठीक है। जिस तरह इस वक्त ट्रंप के साथ हो रहा है कि ट्रंप ने ऑल आउट वॉर डिक्लेयर की थी ईरान के खिलाफ, तो अभी ट्रंप के खिलाफ लोग जो है वो उठ खड़े हो गए हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ वॉर को ऑप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक पीस होगा। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इशू है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। जिस तरह इस वक्त हमारे पास यूएनओ है, और दूसरा हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। उसको डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होने चाहिए। उसके बाद कोऑपरेशन होनी चाहिए और इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, इस तरह पीस जो है वो मेंटेन हो सकता है। कोऑपरेशन मुल्क जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, कल्चरल कोऑपरेशन वगैरह वगैरह। तो वो मुल्क जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो फिर वो अपने आप से लड़ नहीं सकते, ठीक है। जिस तरह अभी आप देख लें कि यूएस और चाइना एक दूसरे के खिलाफ भी हैं लेकिन लड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। चाइना की जो एक्सपोर्ट है, चाइना और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ा एक ट्रेड वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो अगर लड़ेंगे तो फिर बहुत बड़े मसाइल होंगे इंटरनली। उसके बाद हमारे पास क्रिटिक्स कौन कौन से हैं आइडियलिज्म का एक हमारे पास क्रिटिक है 20 Years वॉर, एक किताब थी जो लिखी थी E.H. कार ने। उसने जो इंटर वॉर पीरियड था उसमें उसने डिफ़ाइन किया था कि कैसे आइडियलिज्म जो है उसने लीड किया वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ, ठीक है। क्योंकि मुल्क जो है वो कभी भी एक दूसरे पे जो है ना वो मतलब मोरालिटी इंटरनेशनल रिलेशन में मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं, तो एक मुल्क अगर इसने एग्रेशन दिखाई है तो फिर वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 20 Years क्राइसिस ये किताब थी जिसने क्रिटिक्स लिखा था आइडियलिज्म पे। उसके बाद आइडियलिज्म का जो रोल है इंटरनेशनल रिलेशन की डेवलपमेंट में, वो ये है कि आइडियलिज्म जो है उसने प्रमोट किया डिप्लोमेसी को,
वार्प के ऊपर, ठीक है। तो आइडियलिज्म की अप्रोच काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो अपनाते भी हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। तो डिप्लोमेसी पे ज़्यादा आइडियलिज्म का फोकस होता है ना। तो अब इसकी एक मिसाल मैंने दी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली एक वॉर होने वाली थी, न्यूक्लियर वॉर अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान, जो कि जिसमें यूएसएसआर ने अपने वॉर हेड्स जो है वो ट्रांसफ़र किए थे क्यूबा की तरफ। तो उसके बाद जो है अमेरिका को जैसे ही पता चला तो अमेरिका ने भी अपने वॉरहेड्स शिफ्ट कर दिए थे टर्की में या यूरोप के किसी मुल्क में उसने शिफ्ट कर दिए। तो यूँ एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, लेकिन जॉन एफ कैनेडी उस टाइम प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने जो है अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू इस वॉर को रुकवा दिया। उसके बाद दूसरा जो दूसरा बहुत बड़ा रोल है आईआर की डेवलपमेंट में आइडियलिज्म का, वो ये है क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आइडियलिज्म की बुनियाद पे जो है वो लीग ऑफ नेशन बनी थी। बहुत बड़ा आइडियलिस्ट था हमारा वुड्रो विल्सन, ठीक है। उसने एक आइडिया दिया कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन भाई साहब जो है वो खुद उसमें ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लीग ऑफ नेशन भी फेल गई थी। उसके बाद जो आइडियलिस्ट का जो एम्फेसिस है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ह्यूमन डेवलपमेंट की एम्फेसिस में इसने एक रोल प्ले किया, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ इदारे बने ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। तो यूँ ही हमारा जो है ये सवाल इस तरह पूरा होता है। आखिर में आपने इसकी जो है कंक्लूजन लिख लेनी है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा जो है तकरीबन 12 पेजेस पे चला गया, लेकिन ये पे इतना ही सवाल जो है अगर यही सवाल हम अगर पेपर में लिखें तो वहाँ पे आपके 8 से 9 पेजेस होंगे, क्योंकि वो पेज कुछ बड़े होते हैं, उनमें लाइन्स ज़्यादा होती हैं। इसमें जो है वो मोटी लाइन्स हैं, इस वजह से लाइन्स कम पड़ रही हैं इसमें, तो इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी हो नज़र आ रही है हमें।